चैप्टर 10 द राइज ऑफ स्मॉल किंगडम्स इन नॉर्थ इंडिया। तो इस चैप्टर को हम 2 या 3 पार्ट्स में करेंगे। सभी पार्ट्स आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में और प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, तो आप एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन और प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक कर लेना। वीडियो को आपने कंप्लीट देखना है और कमेंट करके बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 10। हर्षवर्धन वाज द लास्ट ग्रेट रूलर ऑफ एंशंट इंडिया। जो हर्षवर्धन था वो लास्ट एक राजा था, ठीक है, एंशंट इंडिया का, यानी कि जो पुराना भारत है उसका एक, जो हम कहते हैं कि भाई एशियन हिस्ट्री, उसका लास्ट राजा कौन था? हर्षवर्धन था। आफ्टर हिज डेथ the whole empire disintegrated into many small kingdoms due to the miserable economic condition and lack of proper एडमिनिस्ट्रेशन बाय हिज वीक सक्सेसर। जब हर्षवर्धन की डेथ हो गई उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका बड़ा साम्राज्य था, राज था, वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया, क्योंकि वहाँ की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी वो बहुत ही दयनीय हो गई थी, बहुत ही ख़राब हो गई थी, और राजकाज सही ढंग से नहीं चल पा रहा था। लैक ऑफ प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि राजकाज सही से नहीं कोई संभाल पा रहा था बाय हिज वीक सक्सेसर। जो हर्षवर्धन के बाद जो राजा बने वो अच्छे से संभाल नहीं पाए, इसलिए जो हर्षवर्धन का राज था वो छोटे छोटे राज्यों में बट गया। दिस वाज ए पीरियड ऑफ पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी इन नॉर्थ इंडिया। और ये जो ऐसा समय था जब नॉर्थ इंडिया में, जो इंडिया के, हम नॉर्थ इंडिया की बात करेंगे इसमें, हम इस लेसन में हम उस टाइम पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी थी, यानी कि जो राज था वो बड़े बड़े बहुत सारे राजा हो गए थे और वो आपस में लड़ना शुरू कर दिया था उन्होंने, तो एक तरह से पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी। 3 पावरफुल किंगडम अरोज बिटवीन 750 CE and 1000 CE out of the ruins of Harsha Empire, and hence this period is also known as the Age of 3 Empires। अब 750 CE से लेके 1000 CE तक क्या भाई, जो हर्ष के बाद, जो हर्ष का जो राज कमज़ोर पड़ गया, उसके बाद जो 3 मेन किंगडम्स, जो 3 राज्य पावर में आए, इसलिए इस मतलब इसको कहा जाता है एज ऑफ 3 एम्पायर। इस समय को एज ऑफ 3 एम्पायर्स भी कहा जाता है। द राष्ट्रकूट टुक ओवर द कंट्रोल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। उन 3 जो किंगडम्स थे उनमें कौन कौन से हैं? सबसे पहले है राष्ट्रकूट टुक ओवर द कंट्रोल इन नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन। ये जो ये नॉर्थ, ये जो डेक्कन का जो पार्ट था उसका जो नॉर्दर्न पार्ट, यानी कि ऊपर वाला जो पार्ट है, ये डेक्कन है सारा, इसका ऊपर वाला पार्ट, उसमें राष्ट्रकूट का राज था। द पाल्स इन ईस्टर्न इंडिया, और जो पाल्स थे वो बंगाल और इधर थे, ठीक है, बंगाल और बिहार में इनका राज था। और तीसरे हैं भी प्रतिहार्स। प्रतिहार्स अवंती रीजन में थे, यानी कि सदर्न राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान और गुजरात में कौन थे? प्रतिहार्स। तो ये 3 मेन किंगडम, हर्ष की डेथ के बाद ये 3 मेन किंगडम उभरे, राष्ट्रकूट, पाल्स और ये थे प्रतिहार्स। द 3 मेन किंगडम्स, though continuously engaged in wars, were successful in providing stable administration which helped in the progress of art and literature। Let us study them one by one। अब ये जो ये 3 राज्य थे, ये आपस में क्या भाई, एंगेज्ड इन वार्स, ये लड़ाई झगड़ा ही करते रहे, कॉन्टीन्यूसली लगातार युद्ध ही करते रहे। वर सक्सेसफुल, फिर भी ये एक स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन देने में कामयाब रहे, और विच हेल्प इन प्रोग्रेस ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर, जिसके कारण जब स्टेबल एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, राजकाज सही ढंग से चलने लगा, तो किस में प्रोग्रेस हुई? आर्ट और लिटरेचर में, यानी कि आर्ट और कला और लिखने की कला में क्या हुई भाई? तरक्की हुई। लेट अस स्टडी देम वन बाय वन। अब हम इनके बारे में, ये जो तीनों किंगडम है, इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं। सबसे पहले है भाई राष्ट्रकूट्स। The Rashtrakuts established the most powerful empire in northern Deccan
इन 753 CE। जो राष्ट्रकूट थे उन्होंने जो नॉर्दर्न डेक्कन में अपना राज स्थापित किया। दे बिकम द मास्टर्स ऑफ लार्ज एरिया ऑफ द प्रेजेंट गुजरात, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटक। जो उनके राज्य में किस किस के पार्ट आते थे, गुजरात आता था, मध्य प्रदेश के कुछ पार्ट, बिहार का, महाराष्ट्र का और कर्नाटका के कुछ एरियाज आते थे। देयर एम्पायर एक्टेड एज अ ब्रिज बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया। और जो उनका जो राज्य था वो नॉर्थ और साउथ इंडिया के बीच में एक पुल का काम करता था। आप कह सकते हैं कि भाई उनका राज नॉर्थ इंडिया में भी था और साउथ इंडिया में था, बिल्कुल बीच में था। आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश के आसपास के इलाके में था, इसलिए आप कह सकते हैं कि भाई ये वो एक नॉर्थ और साउथ के बीच में वो ब्रिज का काम कर रहे थे, पुल का काम कर रहे थे। दंती दुर्ग इज कंसिडर्ड टू बी द रियल फाउंडर ऑफ द राष्ट्रकूट अंपायर। जो राष्ट्रकूट अंपायर का आप कह सकते हैं कि फाउंडर कौन था, किसने स्थापित किया था, उस राजा का नाम था दंती दुर्ग। गोविंद थ्री एंड अमोघ वर्ष वर द वेल नोन राष्ट्रकूट किंग। और इसके अलावा दंती दुर्ग के बाद गोविंद थ्री और अमोघ वर्ष ये भी राजा थे, राष्ट्रकूट किंग्स थे। द राष्ट्रकूट्स वर ग्रेट वॉरियर्स, आर्ट लवर्स एंड स्कॉलर। जो राष्ट्रकूट थे वो अच्छे योद्धा थे, आर्ट लवर थे वो, और स्कॉलर यानी कि विद्वान थे। दे टुक अप टाइटल लाइक चक्रवर्ती, महाराजाधिराज एंड परम भट्टारक। उन्होंने ये टाइटल लिए, चक्रवर्ती का टाइटल लिया, महाराजाधिराज का टाइटल लिया और परम भट्टारक का टाइटल लिया। दे मेंटेन ह्यूज आर्मीज एंड एनकरेज ट्रेड फॉर द प्रोस्पेरिटी ऑफ द पीपल। उन्होंने अपनी एक बड़ी सेना बनाई और लोगों को व्यापार करने के लिए एनकरेज किया। राष्ट्रकूट्स फॉलोड जैनिज्म बट आल्सो पैटर्नाइज्ड बुद्धिस्ट, हिंदूज एंड मुस्लिम। जो राष्ट्रकूट थे वो जैन धर्म को मानते थे, जैन धर्म को फॉलो करते थे, मगर वो बुद्ध धर्म को, हिंदुओं को और मुस्लिम को भी वो एक तरह से संरक्षण करते थे, उनकी सपोर्ट करते थे। राष्ट्रकूट रूलर्स वर ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लर्निंग। जो राष्ट्रकूट एम्परर थे, जो राजा थे, वो ग्रेट लवर यानी कि पसंद करते थे किसको, आर्ट को और लर्निंग को वो पसंद करते थे। द रूल्स देयर रूल सा द फ्लरिशिंग ऑफ रीजनल लिटरेचर। उनके राज्य में जो रीजनल लिटरेचर था, लिटरेचर यानी कि किताबें वगैरह लिखना, कविताएं, नाटक, इस तरह की चीज़ें उनके राज्य में खूब फली फूली। जो रीजनल वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज में थी वो उसका विकास हुआ। रॉक कट टेम्पल्स ऑफ एलोरा बिलोंगिंग टू हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन सेक्ट आर प्रूफ ऑफ रिलीजियस टॉलरेंस ऑफ राष्ट्रकूट। जो रॉक चट्टान को काटकर जो टेम्पल बनाया गया, एलोरा का टेम्पल, ये किससे बिलोंग करता है, हिंदू से, बुद्धिस्ट से और जैन से बिलोंग करता है। ये एक प्रूफ है कि जो राष्ट्रकूट जो राजा थे वो रिलीजियस टॉलरेंट थे, यानी कि सभी धर्मों को वो मानते थे, सभी धर्मों का आदर करते थे। किंग अमोघ वर्ष हिमसेल्फ वाज ए ग्रेट लवर ऑफ संस्कृत। जो राजा अमोघ वर्ष था वो एक संस्कृत का एक ग्रेट लवर था, संस्कृत को वो बहुत पसंद करता था, संस्कृत भाषा को। ही रोड कवि राजमार्ग, वन ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन कन्नड़ा पोइट्री। वो भी एक राइटर था और उसने कवि राजमार्ग की नाम की एक बुक लिखी थी कन्नड़ा भाषा में। By the end of the 10th century, the Chalukya crushed the power of Rashtrakoot and took over the control of their kingdom. और 10th सेंचुरी के एंड तक जो चालुक्य आ गए और चालुक्यों ने राष्ट्रकूटों की पावर को ख़त्म कर दिया और उनके किंगडम पर, उनके राज्य पर अपना अधिकार कर लिया। अब राष्ट्रकूट्स के बारे में हमने पढ़ लिया, आप पढ़ेंगे हम पालाज के बारे में, यानी कि पाल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे। वेरी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल अबाउट द हिस्ट्री ऑफ बंगाल फॉर द पीरियड बिटवीन द डेथ ऑफ हर्षा एंड द असेंडिंग ऑफ पालाज। अब
हमें जो बंगाल की हिस्ट्री के बारे में बहुत ही कम इन्फॉर्मेशन पता है। जब हर्ष की जो राजा हर्षवर्धन था उसकी डेथ के बाद, और जो पालाज कैसे मतलब पावर में आए, इसके बारे में हमें थोड़ा कम पता है। बट इट इज़ वेल नोन that during this time बंगाल faced a lot of infighting among the small kingdom। मगर हमें ये अच्छे से पता है कि इस टाइम में बंगाल faced a lot of infighting, जो बंगाल में जो छोटे छोटे राज्य थे वो आपस में लड़ रहे थे उस टाइम। द पीपल ऑफ बंगाल इलेक्टेड गोपाला एज देयर किंग टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। तो बंगाल के जो लोग थे उन्होंने राजा जो गोपाल अपना राजा गोपाल को बनाया, और उसने कि पीस और ऑर्डर, कि उस राज्य में पीस, शांति और ऑर्डर, कानून वगैरह सही ढंग से चल सके, इसलिए उन्होंने गोपाल को अपना राजा बनाया। ही सेट अप एन एम्पायर विच रूल्ड ओवर फॉर अबाउट 400 ईयर। उसने जो गोपाल ने एक अपना राज्य स्थापित किया, और जो उनका जो पालाज का जो अम्पायर था, जो राज्य था, वो 400 सालों तक चला। ही सक्सेसर्स यूज्ड पाल आफ्टर देयर नेम एंड हैंस देयर एम्पायर केम टू बी नोन एज पाल डायनेस्टी। जो उसके सक्सेसर थे गोपाल के, वो अपने पीछे पाल लगाते थे, इसलिए इस डायनेस्टी को, इस राजवंश को पाल डायनेस्टी के नाम से जाना जाता है। धर्मपाल वाज द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ पाल डायनेस्टी। जो धर्मपाल राजा था वो एक ग्रेट राजा था पाल डायनेस्टी का। ही सेट अप अ सेंटर फॉर बुद्धिस्ट एजुकेशन विच वाज नॉन एज विक्रमशील विहार। उसने बुद्धिस्ट के लिए एजुकेशन के लिए बौद्धों के जो एजुकेशन के लिए, शिक्षा के लिए बनाया था, विक्रमशील विहार बनाया था। हिज सन देवपाल एक्सटेंडेड द पाल एम्पायर एंड आल्सो डिफीटेड द हुन्स। उसने उसका जो पुत्र था देवपाल, उसने अपने साम्राज्य को बढ़ाया और उसने हुनों को हराया। द एंड ऑफ द पीरियड अशर्ड इन द डिक्लाइन ऑफ पालाज। द एंड ऑफ हिज पीरियड, यानी कि जब देवपाल का जो पीरियड था लास्ट में, जब उसका जो पीरियड एंड हो गया, जब वो राजा मतलब उसका जो समय चल रहा था देवपाल का, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद डिक्लाइन शुरू हो गया पाल्स में, यानी कि पाल राजाओं का अब पतन होना शुरू हो गया राजा देवपाल के बाद। द पाल रूलर्स वर द फॉलोअर्स ऑफ बुद्धिज़्म। जो पाल रूलर थे, राजा थे, वो बुद्ध धर्म को मानते थे। जैसे राष्ट्रकूट हमने पढ़ा कि वो जैन धर्म को मानते थे, ऐसे पाला रूलर बुद्ध धर्म को मानते थे। मैनी स्कॉलर वर सेंट टू डिस्टेंस कंट्रीज टू सेपरेट बुद्धिज़्म। बहुत सारे ऐसे विद्वानों को दूर दूर देशों में भेजा जाता था बुद्ध धर्म को फैलाने के लिए। दे आल्सो गेव जेनरस ग्रांट्स टू ब्राह्मण्स टू बिल्ड टेम्पल्स। और जो पाल राजा थे वो ब्राह्मणों को क्या देते थे, ग्रांट देते थे, पैसा देते थे, अनुदान देते थे मंदिर बनाने के लिए। पालाज वर द ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट, एजुकेशन एंड लिटरेचर। जो पाल राजा थे वो आर्ट को, एजुकेशन को और लिटरेचर को संरक्षण देते थे, सपोर्ट करते थे। अब डू यू नो में क्या है, वेस्ट बंगाल वाज नोन एज गोडा एंड ईस्ट बंगाल नोन एज वेंगा। वेस्ट बंगाल को गोडा और ईस्ट बंगाल को वंगा कहा जाता था। द फेमस नालंदा यूनिवर्सिटी वाज रिवाइव्ड ड्यूरिंग द पाला अम्पायर। जो पाला अम्पायर ने नालंदा यूनिवर्सिटी को दोबारा से स्थापित किया था, दोबारा से उसको बनाया था। अब हमने राष्ट्रकूट और पालाज के बारे में पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे प्रतिहार्स के बारे में। दे आर आल्सो कॉल्ड गुर्जर प्रतिहार। उनको गुर्जर प्रतिहार भी कहा जाता है, प्रोबेबली बिकॉज दे ओरिजिनेटेड फ्रॉम गुजरात, क्योंकि उनका संबंध गुजरात से था। दे रूल्ड ओवर गुजरात एंड साउथ वेस्टर्न राजस्थान। उन्होंने जो प्रतिहार थे उन्होंने गुजरात और साउथ वेस्टर्न राजस्थान में राज किया था। द फाउंडर ऑफ द प्रतिहार्स एम्पायर वाज नागभट्ट वन। जो फाउंडर था प्रतिहार एम्पायर का, उसका नाम था, उस राजा का नाम था नागभट्ट वन। द ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ दिस डायनेस्टी वाज मिहिर भोज। और जो सबसे ग्रेट राजा जो माना जाता है इस डायनेस्टी का, प्रतिहार डायनेस्टी का, वो था मिहिर भोज। ही कंकर्ड कन्नौज अराउंड 836 CE। उसने कन्नौज को 8
36 CE में जीत लिया था। द कॉन्टिन्यूस बैटल वीकेंड द प्रतिहार्स एम्पायर एंड इट ब्रोक इनटू ए नंबर ऑफ स्मॉलर किंगडम्स। जो कॉन्टिन्यूस बैटल वो आप मतलब लगातार युद्ध लड़ते रहे, जिसके कारण प्रतिहार कमज़ोर हो गए और बाद में जो उनका साम्राज्य था छोटे छोटे राज्यों में बट गया। द प्रतिहार वर ग्रेट वॉरियर्स, दे फॉट मैनी बैटल विद द पालाज एंड राष्ट्रकूट। जो प्रतिहार थे वो बड़े अच्छे योद्धा थे, उन्होंने पाल्स और राष्ट्रकूट के साथ बहुत सारे युद्ध लड़े। अब डू यू नो में देख लेते हैं पहले। 5 किंगडम्स विच emerged from the Pratihars empire were the Chauhans of Rajasthan, Gadhwals of Kannauj, Solankis of Gujarat, Parmars of Malwa and the Chandels of Bundelkhand। जो ये प्रतिहार जो साम्राज्य था, किंगडम था, इसमें से 5 अंपायर निकले थे अलग अलग। उन 5 एम्पायर्स का नाम है चौहान्स ऑफ राजस्थान, राजस्थान के चौहान, कन्नौज के गढ़वाल और गुजरात के सोलंकीज, मालवा के परमार्स और बुंदेलखंड के चंदेल्स। ठीक है, ये पांच राज्य इस साम्राज्य में से, प्रतिहार साम्राज्य में से निकले थे। अब डू यू नो में है द ब्रेव प्रतिहार स्टॉप्ड द अरब इन्वेशन फॉर नियरली 300 ईयर। अब जो अरब लोग थे, जो हमारे भारत से बाहर के थे, अरब कंट्रीज से जो आते थे, वो हमारे देश पे हमला करना चाहते थे, उसको लूटना चाहते थे। मगर जो उस समय प्रतिहार्स का राज था और प्रतिहार्स ने उनको, जब तक प्रतिहार्स का राज रहा, उन्होंने उनको 300 ईयर्स तक भारत में घुसने नहीं दिया, यानी कि उनका मुकाबला किया। द प्रतिहार्स किंग्स वर आल्सो ग्रेट पैटर्न ऑफ आर्ट एंड लिटरेचर। जो प्रतिहार किंग थे वो क्या भाई, आर्ट और लिटरेचर को बहुत संरक्षण देते थे, सपोर्ट करते थे उसे। किंग मिहिर भोज हिमसेल्फ वाज ए वेल नोन स्कॉलर। और जो किंग मिहिर भोज थे उनके, वो खुद भी एक बहुत बड़े विद्वान थे। रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप्ड एट ए फास्ट रेट अंडर प्रतिहार रूल। जो रीजनल लैंग्वेजेस थी, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेजेस थी, प्रतिहार के राज में खूब फली फूली, बड़ी तेज़ी से बढ़ी। ड्यूरिंग दिस टाइम अर्ली फॉर्म ऑफ मराठी एंड गुजराती वर स्पोकन इन वेस्टर्न इंडिया। उस समय में मराठी, अर्ली फॉर्म ऑफ मराठी और गुजराती भाषा वेस्टर्न इंडिया में बोली जाती थी। बंगाली, आसमी एंड उड़िया बिकम पॉपुलर इन ईस्टर्न इंडिया। और ईस्टर्न इंडिया में बंगाली, आसामी और उड़िया भाषा बोली जाती थी। द ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ खजुराहो, कांचीपुरम, तंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी एंड कोणार्क वर बिल्ट ड्यूरिंग द रूल ऑफ प्रतिहार। प्रतिहार के समय में राज में खजुराहो के मंदिर बने, कांचीपुरम, तंजावुर, भुवनेश्वर, पुरी और कोणार्क के कुछ प्रसिद्ध मंदिर बने थे। द आर्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग आल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड। और एक पेंटिंग होती है जिसको मिनिएचर पेंटिंग कहते हैं। मिनिएचर पेंटिंग की स्टार्टिंग भी इसी समय में हुई थी, प्रतिहार के समय में ही हुई थी। आगे हम पढ़ेंगे ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। ट्राई का मतलब होता है 3। अब ये राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, इन तीनों के बीच में लगातार युद्ध होता रहा। इसी को ही हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल बोलते हैं। कन्नौज वाज कंसिडर्ड ए सिंबल ऑफ पावर इन नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में जो कन्नौज है उसको एक पावर का सिंबल माना जाता था, शक्ति का एक केंद्र माना जाता था। हैंस द 3 किंगडम, इसलिए ये जो तीनों किंगडम थे, राष्ट्रकूट, पाल और प्रतिहार, द राष्ट्रकूट, द पाल एंड प्रतिहार वर कॉन्टिन्यूसली एंगेज्ड इन ए स्ट्रगल टू पोसेस कन्नौज। वो लगातार एक दूसरे से लड़ते रहते थे कन्नौज पर अपना अधिकार करने के लिए, कन्नौज पर कब्जा करने के लिए ये तीनों किंगडम आपस में लड़ते रहते थे। देयर स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी वाज नोन एज द ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल। और इसी युद्ध को जो आपस में वो लड़ते रहते थे कि अपना, कि मैं श्रेष्ठ हूँ, ठीक है, मैं सबसे अच्छा हूँ, या सबसे बड़ा राज्य मेरा है। उस सुप्रीमेसी को बनाने के लिए, ठीक है, इसी सुप्रीमेसी को बनाने के लिए जो वो युद्ध होता था, उसी को ही हम ट्राइपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। ईच ऑफ देम सक्सीडेड इन ऑक्यूपाइंग कन्नौज इन टर्न्स एज दे वर
ऑलमोस्ट एट पार इन मिलिट्री स्ट्रेंथ। और सभी ने कन्नौज पर अधिकार किया, मगर बारी बारी से। कभी किसी का अधिकार हुआ कन्नौज पर, कभी किसी का अधिकार हुआ, मगर बारी बारी से हुआ, क्योंकि जो उनकी जो सैन्य शक्ति थी, मिलिट्री स्ट्रेंथ थी, वो लगभग तीनों ये जो साम्राज्य थे, पाल्स, राष्ट्रकूट और प्रतिहार, उनकी लगभग बराबर की सेना थी। इसलिए कभी कन्नौज पर किसी का अधिकार हुआ, कभी किसी का अधिकार हुआ, बारी बारी से। बट द कॉन्टिन्यूस बैटल वीकेंड देम एंड फाइनली लेड टू द डिक्लाइन ऑफ ऑल द थ्री ग्रेट पावर्स। मगर जो आपस में वो लड़ते रहे, इसके कारण वो कमज़ोर हो गए, और लास्ट में तीनों साम्राज्यों का क्या हो गया भाई, पतन हो गया, खत्म हो गए तीनों साम्राज्य। देयर अम्पायर डिसइंटीग्रेटेड इनटू मैनी स्मॉल किंगडम विद इन ए पीरियड ऑफ 100 ईयर। और उनका तीनों का साम्राज्य छोटे छोटे राज्यों में बट गया। 100 साल के अंदर ही उन तीनों का जो बड़े साम्राज्य थे, वो छोटे छोटे राज्यों में बट गए। अब इन तीनों साम्राज्यों के बाद राजपूत का उदय हुआ। अब राजपूत के बारे में हम पढ़ेंगे। अराउंड 9th century द होल of North India had become a patchwork of small kingdom as the power of the Rajput, Palas and Pratihar ended almost simultaneously। अब क्या हुआ भाई, जो तीनों राज्य थे ये 9th century तक तीनों ये राज्य थे, राष्ट्रकूट, पालस और प्रतिहार, ये लगभग तीनों खत्म हो गए, और जो नॉर्थ इंडिया था छोटे छोटे राज्यों में बट गया। ड्यूरिंग द 10th century CE थ्री इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट टुक प्लेस इन मेडिवल इंडिया। और 10th सेंचुरी में थ्री इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई, ये तीन मेन डेवलपमेंट हुई मेडिवल इंडिया हिस्ट्री में। फर्स्टली नॉर्थ इंडिया केम इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद वेस्टर्न एंड सेंट्रल एशिया। अब जो नॉर्थ इंडिया था वो अब कॉन्टैक्ट में आ गया, किसके कॉन्टैक्ट में, वेस्टर्न और सेंट्रल एशिया के कॉन्टैक्ट में आ गया। सेकेंडली क्या हुआ, most of the kingdom came under the rules of Rajput who were constantly at war with one another। और जितने भी स्मॉल मोस्ट ऑफ द किंगडम वर केम अंडर द, और जितने भी किंगडम्स थे, राज्य थे, वो लगभग राजपूतों के अधीन हो गए। ठीक है, और ये जो राजपूत लोग थे आपस में लड़ते रहते थे, राजपूत राजा आपस में एक दूसरे से लड़ते रहते थे। फाइनली द कॉन्टिन्यूस वार क्रिएटेड पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी विच वाज द मेजर कॉज ऑफ बिगिनिंग ऑफ तुर्किश इन्वेशंस इन नॉर्थ इंडिया। और लगातार जो ये इनके बीच में लड़ाइयाँ होती रही, इसके कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई, जिसके कारण क्या हुआ भाई, तुर्क थे जो जो बाहर से आए थे, तुर्क से आए थे, जो तुर्क लोग थे, जो उन्होंने एक तरह से इंडिया पर आक्रमण करने शुरू कर दिए। आगे है द राजपूत प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेडिवल इंडिया। राजपूतों ने अपना एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा किया मेडिवल इंडिया में। दे वर फेमस फॉर देयर ब्रेवरी, वो अपनी बहादुरी के लिए मशहूर थे। देर इज़ नो क्लैरिटी अबाउट द ओरिजिन ऑफ राजपूत। राजपूत के बारे में ये इनका आरंभ कहाँ से हुआ, इसके बारे में स्पष्ट कुछ नहीं है। द वर्ड राजपूत मीन्स सन ऑफ राजा। राजपूत वर्ड का मतलब है राजा का पुत्र। बट ऑल द राजपूत डू नॉट बिलोंग टू रॉयल फैमिलीज, मगर सभी राजपूत राज परिवार से नहीं आते थे। मैनी राजपूत फैमिली ट्रेस देयर ओरिजिन टू सन और मून एंड दस आर नोन एज सूर्यवंशी एंड चंद्रवंशी। और कई राजपूत अपने आप को कहाँ से मानते हैं कि वो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी, यानी कि मानते हैं कि उनका जो जन्म है वो सन से या मून से हुआ है, इसलिए उनको क्या भाई सूर्यवंशी और चंद्रवंशी कहा जाता है। सम हिस्टोरियन believe that Rajput are the descendants of foreign tribes who had settled in India। और कुछ हिस्टोरियन है, कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि जो राजपूत लोग हैं ये बाहर से आए थे, भारत के बाहर से आए थे, जो इंडिया में सेटल हो गए थे। इट इज़ आल्सो बिलीव डैट द मेन 4 clans ऑफ राजपूत वर बोर्न फ्रॉम फायर अल्टार्स। और यह भी माना जाता है कि जो राजपूत के जो 4 मेन आप कह सकते हैं क्लैंस हैं, यानी कि जो कबीले कह लो या फिर वंश कह लो, गोत्र कह लो, ये 4 प्रमुख राजपूतों के जो गोत्र हैं वो अग्निकुंड से पैदा हुए थे। हैंस दे आल्सो नोन एज अग्निकुलश, इसलिए इनको अग्निकुलश भी कहा जाता है। दे आर परमार्स मालवा, प्रतिहार्स राजस्थान गुजरात,
चौहान्स अजमेर एंड चालुक्य गुजरात। और ये जो चार जो राजपूतों के गोत्र हैं, ये मुख्य गोत्र हैं जिनको अग्निकुलश कहा जाता है। दे आर परमार्स, जो उनमें परमार्स हैं, मालवा से हैं, जो राजस्थान गुजरात से प्रतिहार्स, अजमेर से चौहान और गुजरात से चालुक्याज। देर आर अबाउट 36 क्लैंस ऑफ राजपूत, और राजपूतों के 36 गोत्र माने जाते हैं। चौहान्स डायनेस्टी इंजॉयज ए स्पेशल प्लेस ऑफ प्रेस्टीज अमंग ऑल द राजपूत क्लैंस। जितने भी राजपूत के जो गोत्र हैं उनमें चौहान्स डायनेस्टी को एक स्पेशल प्लेस मिला है। द चौहान्स किंग्स रूल ओवर गुजरात एंड पार्ट ऑफ राजस्थान। जो चौहान राजा थे उन्होंने गुजरात और राजस्थान के कुछ पार्ट पर राज किया। पृथ्वीराज चौहान वाज द मोस्ट पावरफुल किंग अमंग चौहान्स, और चौहानों में जो पृथ्वीराज चौहान था वो सबसे पावरफुल किंग था। ही केम टू द थ्रोन इन 1177, और वो 1177 में राजा बना था। ही मेड मैनी कॉन्क्वेस्ट, उसने कई राज्यों को जीता। ही आल्सो चेक्ड द एडवांसेस मेड बाय मोहम्मद गोरी ऑफ गौर बाय डिफीटिंग हिम एट द बैटल फील्ड ऑफ तराइन नियर भटिंडा। उसने मोहम्मद गोरी जो एक अफ़गानिस्तान से आया था, गौर से आया था, गौर जगह का नाम है, मोहम्मद गोरी अफ़गानिस्तान से आया था, उसने इंडिया पे अटैक किया था। उसने उसको रोका था और तराइन की लड़ाई जो भटिंडा के पास है वहाँ पर उसको हराया था। इवन टुडे पृथ्वीराज चौहान रिमेन्स ए हीरो ऑफ मैनी फोक्स टेल्स ऑफ इंडिया। आज भी कई जो लोकल कथाएं हैं, लोक कथाएं हैं, उसमें पृथ्वीराज चौहान को एक हीरो माना जाता है। चंद बरदाई कंपोज्ड एन एपिक पोएम पृथ्वीराज रासो विच नरेट्स हिज ब्रेवरी एंड हीरोइज्म। चंद बरदाई जो पृथ्वीराज के एक कवि था राज्य में, राज दरबार में, उसने पृथ्वीराज रासो नाम का एक एपिक लिखा है, एपिक पोएम लिखा है, पोएम्स लिखी हैं उसमें। किसके बारे में? पृथ्वीराज चौहान के बारे में, जिसमें उसकी ब्रेवरी और हीरोइज्म को बताया गया है पृथ्वीराज चौहान की। द स्ट्रगल फॉर सुप्रीमेसी एंड कॉन्स्टेंट इन फाइटिंग क्रिएटेड डिसयूनिटी एंड एनमिटी अमंग द राजपूत। और जो राजपूत थे वो भी आपस में लड़ते रहते थे, एक दूसरे को मतलब अपने आप को श्रेष्ठ साबित करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहते थे, और उनमें आपस में क्या थी? शत्रुता थी। दिस अट्रैक्टेड द मुस्लिम इन्वेशन इन इंडिया। और इसी लड़ाई के कारण जो बाहर के जो मुस्लिम थे वो इंडिया की तरफ अट्रैक्ट हुए और उन्होंने इंडिया पे आक्रमण किया। द राजपूत फेल टू ज्वाइन हैंड विद ईच अदर टू डिफेंड इंडिया फ्रॉम अरब इन्वेशन। और जो राजपूत थे, जब अरब्स ने आक्रमण किया इंडिया के ऊपर, जो राजपूत थे वो एक ना हो सके, और लास्ट में राजपूतों की क्या हो गई थी भी? हार हो गई थी। अब डू यू नो में देखते हैं क्या है। जयचंद द किंग ऑफ कन्नौज हेल्ड ए स्वयंवर फॉर द डॉटर संयुक्ता। जो जयचंद था राजा, कन्नौज का राजा था, उसने अपनी बेटी संयुक्ता के लिए एक स्वयंवर रखा था। ही डिड नॉट इनवाइट पृथ्वीराज, उसने जो पृथ्वीराज चौहान को नहीं इनवाइट किया। ही प्लेस्ड ए स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज इन द पोजीशन ऑफ ए डोर कीपर इन हिज कोर्ट टू इंसल्ट हिम। और जयचंद और पृथ्वीराज के बीच में दुश्मनी थी, तो उसने क्या किया अभी? एक स्टैचू बनाकर पृथ्वीराज का और दरवाजे पर उसको रख दिया पृथ्वीराज चौहान की इंसल्ट करने के लिए। द प्रिंसेस ऑफ कन्नौज रिजेक्टेड ऑल द प्रिंसेस असेंबल्ड एंड इंस्टेड प्लेस्ड द गार्लैंड अराउंड द स्टैचूज नेक। जो राजकुमारी थी कन्नौज की, उसने सभी जो स्वयंवर में आए थे सभी जो राजाओं को रिजेक्ट कर दिया और माला उसी स्टैचू के गले में डाल दी, यानी कि पृथ्वीराज चौहान के जो स्टैचू बना हुआ था उसके स्टैचू पे ही डाल दी। बिफोर द कंट्रीज रियलाइज्ड व्हाट हैड हैपेंड, पृथ्वीराज हु हैड बीन हाइडिंग क्लोज बाय स्प्रंग अप एंड रोड अवे विद द प्रिंसेस। अब वहाँ पर पृथ्वीराज भी छुपकर पहुँच चुका था और उसने किसी को भी, अभी जब तक किसी को पता लगता तब तक वो उसने अब राजकुमारी को उठा लिया और वहाँ से उसको लेकर भाग गया। तो ये एक स्टोरी है पृथ्वीराज चौहान के बारे में। तो इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसका सेकंड पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।